मेरे ख्याल से देयर वर 2 क्वेश्चंस, राइट? 2 सवाल थे। एक तो सवाल था कि भाई एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पे नॉर्मल्स लिखना था। तो ऑलरेडी काफी इजी है ये पार्ट। तो अगर हम लोग लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो भाई क्या क्या आएगा, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे करके 4 पॉइंट्स आएंगे, है ना। एंड इसी तरीके से बाकी भी आ जाएंगे, है ना। तो ऑलरेडी कैसे टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स आएंगे दोस्तों। और वहां पे बोल रहा है क्या, लेटेस्ट रेक्टम पे हमें नॉर्मल्स लिखना है। तो जैसे मैं एक लिख के दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। आप देख सकते हो कि अगर आप लेटेस्ट रेक्टम पे नॉर्मल लिखोगे, है ना, और बोल रहा है कि जो लेटेस्ट रेक्टम पे नॉर्मल है दैट इज पासिंग थ्रू द माइनर एक्सिस, तो एक कंडीशन और हमें प्रूव करना है। तो हमने बोला कि साहब हम ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए पे लिख लेते हैं, ऐसे आप बाकियों पे भी लिख सकते हो। तो याद कीजिए हम लोग किस तरीके से लिख रहे थे, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन। तो x1 की जगह क्या आएगा, x1 की जगह आएगा a माइनस, है ना, माइनस क्या था भाई, बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, वाई वन की जगह आएगा बी स्क्वायर बाई ए ऊपर, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। दोनों चीजें सेम है, बी स्क्वायर कट गया और एक ए कट गया, और मुझे लगता है कि एक ए और कट जाएगा, तो दिस इज एक्स अपॉन ई माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बन गया। ऐसे ही आप हर जगह लिख सकते हो, जैसे इस पॉइंट पे भी लिख सकते हो ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इस पॉइंट पे भी लिख सकते हो माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे भी लिख सकते हो माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, हर जगह लिख सकते हो ना। अब फर्दर क्या कहता है कि ये एक माइनर एक्सेस के एक पॉइंट से पास कर गया, यानी 0 कॉमा माइनस बी, तो ये तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख डाली मैंने। ये हो गया बच्चों आपको नॉर्मल की इक्वेशन, है, काफी नॉर्मल रहा लिखना। तो कि ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। अब अगर ये 0 कॉमा माइनस बी से पास कर रहे हैं तो दिस इज 0 अपॉन ई माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये तो साफ हो गया, ई में रिलेशन चाहिए, तो इस रिजल्ट को स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट को। तो ए स्क्वायर ई की पावर 4, है ना, और बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड दैट इज ए स्क्वायर ई की पावर 4। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपके पास ये भी पॉइंट आ गया कि ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज 1। तो ये भी प्रूव करना था मेरे ख्याल से, और ये काम भी आपका यहां से बन गया कि ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, प्लस ई स्क्वायर इज 1। क्लियर है भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। बाकी 3 पॉइंट्स पे भी आप नॉर्मल आसानी से लिख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। अगला सवाल क्या कहता है कि हम स्टैंडर्ड लिस्ट में पेयर ऑफ टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहे हैं, है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहे हैं, जैसे एक इधर से है और एक इधर से, मान लो, ठीक है। तो हम लोग बोले कि मान लीजिए ये पॉइंट है आपका अल्फा वाला, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, और ये पॉइंट है ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है आपका स्टैंडर्ड एलिप्स, है ना। दिस इज योर स्टैंडर्ड एलिप्स, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बतलाना है, यानी ये जो पॉइंट है आपका एच कॉमा के, इसका लोकस हमें बतलाना है। तो ये एच के कल की क्लास में या लास्ट क्लास में मैंने आपको निकाल के दिखा भी दिया था ना, एच के निकाल के दिखा दिया था। एच आया था आपका ए टाइम्स, या एच अपॉन ए लिख लो ना, एच अपॉन ए आया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। उधर जो ए था उसको हम इधर की साइड ले आए। याद कीजिए हम लोगों ने यही कैलकुलेट किया था, है ना, एच अपॉन ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एच है वो कितना आया था, ए इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ए से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ऐसे के इक्वल टू क्या आएगा, के इक्वल टू आएगा बी, तो बी से डिवाइड कर दो तो बी इधर आ जाएगा, बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इसके भी नीचे आया था दोस्त कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, याद कीजिए, है ना। तो हम लोग को अब HK में रिलेशन बतलाना है, हमको अब HK में रिलेशन बतलाना है, और इस चीज का भी ध्यान रखना है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा एलिमिनेट हो, अल्फा बीटा एलिमिनेट हो।
एक और कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स मतलब बी साइन अल्फा और प्लस बी साइन बीटा, इनका जो सम है वो बी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा इज बी, तो बी ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पे देख सकते हो कि साइन अल्फा और साइन बीटा का जो सम है उसको लिख सकते हो 2 साइन, है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हैज टू बी 1, है ना, साइन सी प्लस साइन डी लगाया गया है। क्या लगाया गया है? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, हमें एचके में रिलेशन निकालना है, अल्फा बीटा आउट करना है और ये 3 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको 1 और 2 मान के स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग बोले कि स्क्वायर एंड ऐड 1 एंड 2, है ना, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हैं दोस्त, है ना, ध्यान से देखिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, और राइट हैंड साइड में देख सकते हो क्या कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 1। लिख नहीं रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दोनों का, है ना, इसका भी cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका भी cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ऊपर बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज 1। बट अभी यहां से कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हुआ है, इसको भी हटाना होगा, अभी मैंने इस रिजल्ट का यूज नहीं किया, तो इस रिजल्ट का यूज भी हम करते हैं। देखना यहां से देखिएगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, या sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, यहां से देखिएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अभी जो सेकंड और थर्ड है उसको यूज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सेकंड और थर्ड, है ना, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 ये जो रिजल्ट लिखने वाले हैं दिस इज यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, तो k अपॉन b इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की जगह अगर यहां रखते हैं 1 अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो देखिएगा यहां पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में है कॉस स्क्वायर कैसे बना बच्चों? यहां पे ऑलरेडी एक कॉस है और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को अगर यहां से रखिएगा 1 बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो 2 आएगा और कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा। यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2k अपॉन बी, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना है 2k अपॉन बी। यानी यहां से अब मेरा काम हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2k बाई बी। क्या दिख रहा है? एच के में रिलेशन आ गया, सब कुछ एलिमिनेट हो गया, आंसर इज यस। अब एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रखेगा तो दिस रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2y अपॉन बी। फटाफट से बतला दीजिए किस किस स्टेप में दिक्कत है, तो फिर अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी बतलाइए, और क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिएगा, और लिख लिया तो डन भी कर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल यही दोनों सवाल थे, है ना। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे दोस्तों, है ना। जैसे कि हम लोगों ने कुछ चीजें ऑलरेडी बहुत बार देख रखी है ना, कुछ चीजें ऑलरेडी बहुत बार देख रखी हैं। तो अब मैं मेरे ख्याल से स्ट्रेट सर्कल में भी देख रखा है और पैराबोला में भी, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब इसमें मेरे को दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है और किस नोटेशन से लिखते हैं ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के लिए कर रहे हैं इक्वल टू 1। तो याद है आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का एग्जिस्टेंस कब होता था?
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का एग्जिस्टेंस तब होता था जब पॉइंट जो है x1 y1 दैट इज लाइंग आउटसाइड द, अभी तो हम एलिप्स बोलेंगे है ना, ठीक है। तो कि होता क्या था कि हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते थे और उसको जो ज्वाइन करता था लाइन, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से हमने बनाया पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ना इसको, और ये पॉइंट है मान लीजिए x1 y1, तो ये वाली जो लाइन जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, इसी को हम लोग कहते थे गाइस COC। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते थे, COC। और इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, T इक्वल टू 0 इन द नोटेशन फॉर्म। तो अगर T इक्वल टू 0 इज इन द नोटेशन फॉर्म, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली फिर से COC की इक्वेशन क्या होगी, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 इक्वल टू b स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर ये तो टेंजेंट लिख दिया आपने, नहीं नहीं, x1 y1 बाहर है तो इसलिए टेंजेंट नहीं है, ये क्या है COC। हाँ x1 y1 कोड पे सॉरी कर पे रहता और तब आप ये लिखते, x1 y1 कर पे रहता तब आप ये लिखते, तो उस केस में ये जो बनेगा वो फिर टेंजेंट बनेगा। अदरवाइज अभी के लिए तो क्या है ये COC। तो COC मेरे ख्याल से बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए भी इसी तरीके से चलेगा, T इक्वल टू 0 लिख लिया हो तो डन करते जाइएगा, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं गाइस पेयर ऑफ टेंजेंट्स, है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो मेरे ख्याल से इसको भी हम नोटेशन फॉर्म में लिख देते हैं बस, बाकी आप S S1 और T सब आपको पता ही है। तो गाइस पेयर ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी व्हाट, S S1 इक्वल टू T स्क्वायर, जहां S क्या होगा, S हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। और T क्या हो जाएगा आपका, T हो जाएगा आपका x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। कोई बोले कि सर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड याद कीजिए और बताइए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 y1 कैसे लिखते थे नोटेशन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 कॉमा y1, है ना। तो अगर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 कॉमा y1, तो हम उसको कैसे लिखते थे, याद कीजिए, t इक्वल टू S1 से। कैसे लिखते थे, t इक्वल टू S1, जहां पे t क्या है आपको पता ही है और S1 आपको पता ही है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 एंड y1, है ना। फिर अगर आपको याद हो पोल एंड पोलार, तो पोल एंड पोलार में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूं इन सब के बारे में। आपको पता ही है कि पोलार कैसे लिखा जाता है, अगेन t इक्वल टू 0। पोलार और COC कब सेम होता है, याद कीजिए, पोलार और COC तब सेम होता है जब पॉइंट बाहर होता है। पोलार और टेंजेंट कब सेम होता है, जब पॉइंट ऑन द कर्व होता है। और जब अंदर होगा पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ पोलार एग्जिस्ट करता है ना, उसके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये भी चीज मैंने आपको सॉरी सर्कल में बताया था कि इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड, तो उस केस में पोलार एंड द COC आर द सेम। जब पॉइंट ऑन द कर्व होता है तो पोलार एंड टेंजेंट इज सेम, और पॉइंट अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पोलार रहता है, उसके अलावा कुछ चीज नहीं होती, है ना। तो मेरे ख्याल से ये पोल एंड पोलार हो गया। फिर डायमीटर की बात कर लो, अगले पेज पे कर लेते हैं ना। तो ये लिख लो फटाफट से, लिख लिया हो तो डन कर दो। चलिए वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम लोग डायमीटर पे आते हैं। डायमीटर हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि दिस इज द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, है ना। दिस इज द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, है ना। दिस इज द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो जैसे अगर हम एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड पहले तो बने, एंड यू विल सी कि वो जो आएगा दैट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स, है ना। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर बात करते हैं बच्चों एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का बना लेते हैं। देयर इज अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है भाई।
और हम लोग बोले कि इसके किसी मिडिल पॉइंट का लोकस निकाल लेते हैं ना, मिडिल पॉइंट, जैसे ये हो गया एक मिडिल पॉइंट, ये तो हमने कि इसको अगर एच के मान लें, है ना, इसको एच के मान लें, ये है मिडिल पॉइंट और उसका लोकस निकालेंगे, राइट। और ये हो गया, अच्छा, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स फिर से y इक्वल टू mx प्लस c, और सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है तो m फिक्स है, स्लोप सबका सेम होगा, है ना, ये वेरिएबल है। y इक्वल टू mx प्लस c है तो m फिक्स है और c कैसा है, वेरिएबल है, और ये पॉइंट हमने h कॉमा के माना है, तो ये मिडिल पॉइंट है बच्चों, है ना, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये मिडिल पॉइंट है तो हम t इक्वल टू s1 से लिख सकते हैं, तो t कितना हो जाएगा, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया t। s1 लिखिएगा भी तो उससे स्लोप का कोई लेना देना नहीं, अभी हम स्लोप निकालेंगे, ये हो गया आपका s1। ये हो गया इस कॉर्ड की इक्वेशन, है ना, जिसका मिडिल पॉइंट क्या हुआ, h कॉमा के। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस कॉर्ड का स्लोप इसके थ्रू लिखूं, वैसे तो मुझे पता है इस कॉर्ड का स्लोप है m, बट इसके थ्रू अगर इसका स्लोप लिखूंगा तो नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब k, और ऊपर कौन जाएगा, b स्क्वायर। यानी यहां से y को अगर इधर ले आइए, है ना, h की जगह x, k की जगह y रख रहे हैं, तो y को इधर ले आइए तो क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये m नीचे आएगा इंटू एक्स, दिख रहा है, y यानी k को उधर ले जाइए, y और m को नीचे ले आइए, तो a स्क्वायर m और माइनस बी स्क्वायर एक्स। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ध्यान से देखना, ये है इक्वेशन ऑफ डायमीटर। क्या ये लग रहा है ऐसा कि ये जो डायमीटर होगा दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स, आई होप यस, है ना। ये देख सकते हो कि ये जो लाइन होगी ये हमेशा 0 0 से पास कर रही होगी, ये हमेशा किससे पास करेगी, 0,0, यानी कि इसके मिडिल पॉइंट का जब लोकस निकालोगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ लाइन, राइट। और ये किससे पास कर रहा होगा बच्चों, ये पास कर रहा होगा आपका, है ना, सेंटर से, ऐसे लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। तले किसके मिडिल पॉइंट का लोकस इससे पास करेगा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन, तो बता दीजिएगा एक बार। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये कर लिया होगा, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं, है ना। एनी ऑर्डिनेट Pn, P is on standard ellipse, एक मिनट, हाँ, and N is on major axis. Any ordinate Pn of a standard ellipse any ordinate Pn of a standard ellipse meets its auxiliary circle in Q, meets in auxiliary circle in Q, prove that the locus, है ना, prove that the locus of the intersection prove that the locus of the intersection of normals at P and Q is the circle, एंड इसको करिए, प्रूव कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
चलो फिर डिस्कस करें। चलो बच्चों करके देखते हैं ना। तो लेकिन एक तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एलिप्स, और फिर एक दिया हुआ है इसका ऑक्सिलरी सर्कल। देख लेना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक इसका क्या नाम है, एलिप्स है और उसका एक ऑक्सिलरी सर्कल है। तो जैसे ये जो एलिप्स होगा ये तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है भाई, डायमीटर मानते हुए ना मेजर एक्सेस को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बोलता है कि इसका कोई ऑर्डिनेट है पी एन, जहां पी किस पे है, तो पी ऐसा किस पे है ना, ऑन द एलिप्स, और एन कहां है, ऑन द मेजर एक्सेस, और क्यू कहां है, ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। तो मतलब कुछ ऐसा सीन है कि ये पी है, ये है एन, और ये पॉइंट है क्यू, ऐसा ही है। बोले एनी ऑर्डिनेट पी एन है ना, P is on standard ellipse and N is on the major axis of a standard ellipse meets its auxiliary circle in Q। तो हाल कि अपने auxiliary circle को कहां मिल रहा है, Q पे। Prove that the locus of the intersection of normals at P and Q, मतलब P और Q पे जो normals का intersection होगा उसका locus ये है। तो हाल बोले कि P पॉइंट को अपन कैसे, अच्छा Q पॉइंट को अपन कैसे मान सकते हैं, A cos थीटा A sin थीटा। ये याद होगा एक्सेंट्रिक एंगल जिस दिन बतलाया था वहां पे इस तरह की बातें हुई थी। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं भाई ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब दोनों जगह नॉर्मल की बात करेंगे ना, दोनों जगह नॉर्मल की बात करेंगे। सुनना, क्यू तो सर्कल पे है तो इसका नॉर्मल तो ओरिजिन से पास करेगा मेरे भाई, है ना। क्यू तो सर्कल पे है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो डेफिनेटली किससे पास करेगा, थ्रू द ओरिजिन। और ऐसे ही तुम्हारे पी का भी नॉर्मल होगा भाई, क्यू का जो नॉर्मल है, सिंस ये सर्कल पे है तो ये किससे पास करेगा, थ्रू द सेंटर। ऐसे ही पी का भी कुछ नॉर्मल आएगा। अरे भाई, है ना, ऐसे पी का भी नॉर्मल होगा, और पी का नॉर्मल भी जाके इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो अब ये जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट की बात कर रहा है, मान लो ये पॉइंट है बच्चों एच कॉमा के, तो इसी का लोकस प्रूव करना है इसके बराबर, है ना। फिर से एक बार कर लेते हैं। हम लोग बोल सकते हैं क्यू इज ऑन द सर्कल, तो क्यू का नॉर्मल पक्की बात है सेंटर से पास करेगा, यानी 0 0 से। और ऐसे ही आपके पास पी का भी नॉर्मल आ गया, और पी का भी नॉर्मल आ गया, इनका इंटरसेक्शन हो गया एच के। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, एलिप्स का पहले नॉर्मल लिखता हूं। एलिप्स का नॉर्मल याद है आपको कैसे लिखा जाता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, है ना। ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, एक्स वन कितना है, एक्स वन है बच्चों ए कॉस थीटा। फिर कितना आएगा आपका, फिर माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, वाई वन कितना है बी साइन थीटा, इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा ये किसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया एट द पॉइंट पी, यानी एलिप्स में नॉर्मल हो गया। ऐसे ही आप इस सर्कल का नॉर्मल सोचिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा से पास कर रहा है, तो यानी y इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू, क्योंकि ये ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स, और यहां स्लोप आएगा, यहां क्या आएगा स्लोप। तो स्लोप कैसे निकाल सकते हो, 0 0 और ए कॉस थीटा ए साइन थीटा का स्लोप कितना आएगा, tan थीटा। यानी जो क्यू का नॉर्मल है ना बॉस, ये जो क्यू का नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल, इसकी इक्वेशन ये है। ये tan थीटा कैसे है सर, tan थीटा आएगा बच्चों ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, और 0 0 की लाइन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना उसका स्लोप, यानी ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा आएगा। और ये भी एच के से पास कर रहा है, ये दिख रहा है ना, ये नॉर्मल देखो 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 देखो, देखो गया एच के से,
तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी के इक्वल टू tan थीटा इंटू एच। या फिर यूं कह लूं मैं कि tan थीटा जो होगा बच्चों वो होगा के बाई एच के बराबर। इसको यूज करेंगे इधर। अब ताले कि ये जो नॉर्मल है, देखना ध्यान से, पी का नॉर्मल वो भी एच के से पास कर रहा है, तो एच के इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यानी यहां बनेगा आपका ए एच, एक ए कट गया, एक बी कट गया, तो ए एच अपॉन कॉस थीटा है ना, माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते रहना, कॉस थीटा नीचे से बाहर निकालो तो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए एच, यहां के हो जाएगा, सॉरी, ए एच माइनस बी के अपॉन टेन थीटा। अब बोलोगे टेन कैसे आया सर, कॉस निकाल लिया ना बाहर, है ना, कॉस निकाल लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करते रहिएगा आप, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर ले आ रहे हैं ना, तो देखना ये जो कॉस थीटा है ना बच्चों, इसको मैं इधर की साइड ले जा रहा हूं, तो यहां बचेगा ए एच माइनस बी के, है ना, माइनस बी के, तो बी के और अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, के बाई एच, मतलब के इधर एच ऊपर, और इसका स्क्वायर कर दो इधर की साइड, है ना, इधर की साइड स्क्वायर कर दो, तो इधर भी क्या आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करते रहना, है ना, और ये कॉस थीटा इधर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इधर देखना, इधर जो कॉस थीटा है इधर आके स्क्वायर हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आके 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड यार, है ना, यहां तक क्लियर है क्या सबका, यहां तक क्लियर है क्या। तो यानी मैंने क्या कहा कि यहां पे हम लोग को समझ में आ गया ना कि यहां tan थीटा की वैल्यू रखी गई है के बाई एच, के बाई एच, है ना, tan थीटा की वैल्यू यहां मैंने रखी के बाई एच, तो के नीचे एच ऊपर, और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इधर देखना, इधर देखना, ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ऊपर, उसको नीचे ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये के कट गया, पक्की बात है सर। अब सुनना एक चीज, इन दोनों से h बाहर आएगा तो एच स्क्वायर, है ना, और अंदर बचेगा a माइनस बी का स्क्वायर। राइट हैंड साइड आओ, इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैज टू फैक्टर्स, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा, और इंटू आएगा, देखना, एच स्क्वायर का एलसीएम ऊपर, और नीचे बचेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो क्या मस्त कटाई होगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट, एच स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट। अब h की जगह x, k की जगह y, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार चेक करके बता दो, कोई स्टेप दिक्कत कर रहा हो तो बता दीजिएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने लिख दिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लोकस of the middle point if the locus of the middle point of the chords of an ellipse of the chords of an ellipse x square by 3 plus y square by 4 equal to 1, passing through 2,0, है ना, is another ellipse A. A. Then find the length of
लेटस रेक्टम then find the length of latus rectum of ellipse A। करो बच्चों और बताओ जो भी आए। चलो देखते हैं। इफ द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ दिस एलिप्स, तो ये कोई एक एलिप्स दिया हुआ है ना, ये कोई एलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 आपका कोई एक एलिप्स दिया हुआ है लाइक दिस, है ना। और इसके कॉर्ड की बात हो रही है यार, इसके कॉर्ड की बात हो रही है, और बोला कि इसके मिडिल पॉइंट का जो लोकस है, जो हमेशा किससे पास कर रहा है, 2,0 से। तो भाई अगर इसका मिडिल पॉइंट का हमें पता है कि एच के है, तो क्या मैं इसका इक्वेशन नहीं लिख सकता कॉर्ड का? आंसर इज यस, लिख सकते हैं। तो लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ दिस एलिप्स, तो हमने इसके मिडिल पॉइंट को एच के मान लिया और इसके हिसाब से लिखते हैं t इक्वल टू s1। तो t कितना होगा भाई, एक्स एच अपॉन 3 प्लस वाई के अपॉन 4 माइनस 1, ये हो गया t, और s1 क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 3 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 और -1 तो दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। ये फिर कहता है कि ये जो कॉर्ड है ये 2,0 से पास कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू 0 रखते ही साफ, तो ये आ गया एलिप्स। अब पूछ रहा है कि भाई इसका जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है वो कितना है, तो मैं इसको इधर ले आ रहा हूं और इसको इधर ले जाके लिखूंगा, तो मेरे ख्याल से एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन 3 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है। तो इसको देखकर मुझे लग रहा है कि इसको आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लो और नीचे 3 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 लिख लो एंड इक्वल टू, मुझे लगता है 1/3 ऐड किया गया, 1/3, ठीक है ना, 1/3 ऐड किया गया। तो मेरे को लगता है कि अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया बॉस, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4/3 एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना। ये बन गया मेरे ख्याल से, ये समझ में आ गया ना 1/3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आपने +1 किया होगा, ऊपर में +1 किया होगा तब ये बना होगा। तो +1 ऊपर में करना मतलब 1/3 ऐड करना ये। तो अब ये एलिप्स दिख रहा है ना कि इसका ये वाला साइड बड़ा है, तो ये है b स्क्वायर, नहीं लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ में तो क्या ही फर्क पड़ेगा, या ये वाला आएगा, ये है b स्क्वायर, ये है बच्चों b स्क्वायर, है ना। आप समझ रहे हो कि इस केस में जो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, और a स्क्वायर इज 4/3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो हमारा आंसर होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, मतलब 2 और ऊपर √3। तो आई थिंक आंसर इज यस, √3। समझ गया ना, ये इधर की साइड से है। तो इस बार जो है आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर वर्टिकल एलिप्स होगा, आप समझ रहे हो, वर्टिकल एलिप्स अगर होगा तो इस तरीके से लेटेस्ट रेक्टम आएगा, ये वाला, ये लेटेस्ट रेक्टम होगा, है ना। तो 2b स्क्वायर अपॉन a में अब एक्सेस इंटरचेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से अब आपको आंसर लिखना पड़ेगा, चेक कर लीजिए आप। यस, √3 इज करेक्ट। if x upon 2m plus y upon n equal to 1 touches the ellipse x square by 4 plus y square equal to 1, then correct option is, पहला ऑप्शन है आपका m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1,
दूसरा ऑप्शन है आपका n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, and Delhi option is n square equal to m square upon m square plus 1, है ना? करके देखिए। आया क्या? नहीं आया? चलो देखते हैं। x अपॉन 2m प्लस वाई अपॉन एन इक्वल टू 1 टचेज दिस। तो इसको जब टच करता है तो आपको याद है कंडीशन क्या होता है ना, जैसे इसको पहले लिखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे ये लिखिएगा y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2m प्लस 1, है ना, अपॉन n, है ना। तो यानी यहां से जब आप लिखिएगा तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, माइनस n अपॉन 2m इंटू एक्स प्लस एन। तो आपको पता नहीं ये हो गया आपका अब एक्चुअल mx प्लस सी, और यहां पे 4 और यहां 1। तो हमने याद है क्या कंडीशन लिखा था, हमने कंडीशन लिखा था, हमने कंडीशन लिखा था बॉस सी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 4 इंटू एम स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1। तो ये कंडीशन निकल के आएगा ना, ये कंडीशन निकल के आएगा। अब यहां से चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और यहां से आपका एम स्क्वायर आ जाएगा बच्चों एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो यानी कि मेरे ख्याल से ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एन स्क्वायर यहां से निकालोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बराबर आएगा, है ना, ये वाला तो नहीं आएगा। अच्छा एन स्क्वायर अगर यहां से कोई निकालना चाहेगी सर एन स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, तो इससे निकालो। तो दिस इज गोइंग टू बी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा बच्चों एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, और यहां से बिल्कुल क्लियर है कि एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन भी है, और मुझे ये भी नहीं लगता, और मुझे ये भी अब नहीं लग रहा है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि द ओनली आंसर इज गोइंग टू बी ए आगरा। क्लियर है तो एक बार बतला दिए सो दैट हम आगे बढ़ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of common tangent of circle x square plus y square equal to 4, of circle x square plus y square equal to 4 and conic 3x square plus 5y square equal to 15 is L, then find value of 1 by L। चलो भाई करके देखते हैं ना। लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट है ना, दोनों का कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट लिखना वैसे तो मैंने सिखाया था, है ना। तो कॉमन टेंजेंट लिखना तो हमने सिखाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 15। जैसे उसका क्या होता है, उसका होता है भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए कितने के बराबर हो गया, 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। याद कीजिए ये होता था हम लोग जब लिखते थे, है ना, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन किस पे, सर्कल पे। तो क्या होती थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, जहां ए रेडियस होता था, यहाँ रेडियस किसके बराबर है 2। तो ये हो गया इस वाले का टेंजेंट। अब इस वाले का टेंजेंट लिखिए तो 15 से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 5
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो इसका जो टेंजेंट होता था स्लोप फॉर्म का, दैट वाज y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये था, है ना। और दोनों अगर कॉमन टेंजेंट होना है तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि सेम इक्वेशन होनी पड़ेगी। सेम इक्वेशन होने के कारण अगर इसको बराबर करके स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4m स्क्वायर, पहले से कैसे आएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4m स्क्वायर, उसको स्क्वायर करोगे तो 5m स्क्वायर प्लस 3, यानी m स्क्वायर की वैल्यू बच्चों पक्की बात है 1 आ रही है। तो यानी m की दो वैल्यूज आ रही है, 1 और -1, है ना। m इक्वल टू दो वैल्यूज आ रही है, 1 और -1, है ना। तो यानी हमारे पास जैसे m की वैल्यू 1 रखोगे तो एक टेंजेंट आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस, है ना, और यहां पे आएगा 5 3 8 यानी कि 2√2, और एक आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, है ना, माइनस एक्स माइनस, सॉरी ज्यादा ही आएंगे इसमें। जैसे अगर आपने m की वैल्यू इसमें दो आ जाएंगे ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2√2 और x माइनस 2√2 दोनों आएगा, है ना, m इक्वल टू 1 के लिए, और -1 के लिए भी दो आएंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2√2 एंड y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2√2, है ना, माइनस एक्स माइनस 2√2, आप देख लो। तो लेकिन दोनों के दोनों ही आएंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 2√2 और x माइनस 2√2 और ये। तो जब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा ना बच्चों, तो ऐसा कुछ आएगा, देखना ऐसा कुछ आएगा। आपको फील आ रहा है कि चार चार टेंजेंट आएंगे, चार चार टेंजेंट आएंगे कॉमन में, एक ऐसा टेंजेंट आएगा, एक इसी तरीके से इधर से टेंजेंट आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, यही चारों इक्वेशंस होंगी, यही चारों इक्वेशंस होंगी। तो आपको मेरे ख्याल से फील होना चाहिए, जैसे कोई बोले कि ये वाला टेंजेंट क्या होगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव है और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है, यानी मुझे लग रहा है कि ये वाला टेंजेंट होगा ना, ये वाला टेंजेंट होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2√2, ये वाला जो टेंजेंट है ना बच्चों, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2√2 वाला होगा। ऐसे ही इसका भी टेंजेंट होगा, ऐसे ही इधर भी होगा, ऐसे ही इधर भी होगा, ये चारों होंगे। और सिमेट्री बतला रहा है कि चारों के लेंथ जो होंगे वो सेम होंगे, चारों के लेंथ क्या होंगे, सेम। अब लेंथ निकालने के लिए बड़ा ध्यान देना है होगा, है ना, लेंथ निकालने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा बच्चों, कैसे निकालें इसके डिस्टेंस को, है ना, बड़ा इजी है। तो लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा, तो जैसे इसको x1 y1 मानिए और इसको x2 y2 मानिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। तो भाई मेरे x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल पे क्या होती है, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू 4, बट मुझे पता है कि इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2√2, मतलब दोनों सेम होंगे। तो इसको कंपेयर कीजिए, तो यहां से x1 y1 आएगा, तो x1 by 1 y1 by 1 इक्वल टू 4 by 2√2, यानी कि 4 अपॉन 2√2 लिखोगे आप, तो मुझे लगता है ये √2 आ रहा है ना। तो यानी ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये पॉइंट आपका हो जाएगा √2 कॉमा √2। आप सोच लो एक बार, √2 कॉमा √2। कोई बोले सर ये पॉइंट x2 y2 कैसे निकलेगा, तो x2 y2 यहां पे लिखिए, यहां पे क्या आएगा, x x2 अपॉन 5 प्लस y y2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, हमें पता है टेंजेंट की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। इनको भी कंपेयर कीजिएगा, तो यानी यहां से आएगा बच्चों x2 by 5 y2 by 5 सॉरी y2 by 3 इक्वल टू 1 by 2√2। मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ गया, है ना, बड़ा से ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आ जाएगा आपका 5 by 2√2 कॉमा 3 by 2√2। अब लेंथ निकलेगा, है ना, अब लेंथ निकलेगा। तो लेंथ की वैल्यू जब निकालिएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बॉस। तो यहां निकाल लेते हैं ना, लेंथ लेंथ इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ, है ना, इनका निकालिए वैल्यू। तो मुझे लग रहा है देखो 5 अपॉन 2√2 माइनस √2 का स्क्वायर और प्लस 3 अपॉन 2√2 माइनस √2 का स्क्वायर, बड़ा ही खतरनाक सा बन रहा है ना। इधर देखिएगा, रूट अंडर के नीचे इधर तो 8 आ जाएगा और इसका भी 8 ही आएगा। और यहां देखिएगा
5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। और यहां देखिएगा 3 माइनस 4 इज -1, यानी ये भी 1 आएगा। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज 1/2। तो जब आपको 1/L पूछा जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है क्या? देख लीजिए, क्लियर है तो बताइए फटाफट से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एलिप्स का हमने करीब करीब सब कुछ डन कर लिया है ना? तो अब हम लोग फाइनली आएंगे किस पे बच्चों? इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर, है ना? इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं अभी करके दिखा देता हूं, है ना? और फिर बाकी हम लोग एज अ होमवर्क आपको करना है ना? बाकी एज अ होमवर्क करना होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, है ना? ये वैसे तो शीट में मिल जाएंगे आपको, एक एक बार इसके बारे में डिस्कशन तो बनेगा। तो 8 पॉइंट्स हैं आई थिंक, लेकिन इसमें बड़े सारे पॉइंट्स हैं एक एक करके करते हैं। रेफरिंग टू द स्टैंडर्ड लिप्स दिस, है ना? इस पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि द टेंजेंट इन नॉर्मल, है ना? द टेंजेंट इन नॉर्मल, ठीक है ना? मेरे ख्याल से चलते हैं, स्टार्ट कर ही देते हैं। द टेंजेंट नॉर्मल एट एनी पॉइंट P on the ellipse bisect the external and internal angle between the focal distances. What is focal distance? फोकल डिस्टेंस था पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस। तो हमारे पास इस बार दो फोकल डिस्टेंस होगा, है ना? इस बार हमारे पास दो फोकल डिस्टेंस होगा। तो जैसे कि हम एक बार बना के देखते हैं इसके डायग्राम को फटाफट से। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट है इस पे P, देयर इज अ पॉइंट P, और इस पॉइंट P के बारे में अगर बात करें तो इसके फोकल डिस्टेंसेस में एक तो PF1 भी आएगा और एक PF2 भी आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम बात करें यहां पे जैसे PF1 और PF2 है भाई, तो बोल रहे हैं कि जो टेंजेंट और नॉर्मल होगा दे मस्ट बी बाइसेक्टिंग द फोकल डिस्टेंसेस PF1 एंड PF2। तो जैसे इसका कोई टेंजेंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, है ना? टेंजेंट तो बना ही सकते हैं अपन, जैसे ये टेंजेंट बना दिया, ठीक है? और इसका नॉर्मल भी बना देते हैं जो इस पे 90 डिग्री होगा, है ना? तो हमने बनाया टेंजेंट और हमने बनाया क्या? नॉर्मल। हमने क्या बनाया? टेंजेंट, और हमने क्या बनाया है? नॉर्मल। ध्यान से देखिएगा, पढ़ते हैं एक बार फिर से। द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P, तो कह रहा है कि कोई पॉइंट P है एलिप्स पे, है ना? और वहां पे जो टेंजेंट नॉर्मल है दैट बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो कहना चाह रहा है ना? तो आप देखना फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P में PF2 को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, आपको अच्छे से फील आएगी, और PF1 को भी थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, है ना? तो आप देखिए PF2 को अपन ने इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया PF1 को। अब आपको दिख रहा है कि जो टेंजेंट है इसके बारे में क्या कह रहा है कि टेंजेंट ये जो एंगल है इसको, ये जो एक्सटर्नल एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा, और नॉर्मल इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करेगा बॉस। नॉर्मल विल बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल एंड टेंजेंट इज गोइंग टू बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंगल। मैं यहां आपके सामने एक बात बोलता हूं कि अगर नॉर्मल ने बाइसेक्ट कर दिया तो आई एम श्योर कि टेंजेंट बाइसेक्ट करेगा, या फिर टेंजेंट ने बाइसेक्ट कर दिया तो आई एम श्योर कि नॉर्मल भी बाइसेक्ट करेगा। दोनों को बाइसेक्टर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज एट 90 डिग्री। बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज एट 90 डिग्री, ये बात भी हमने पहले कर चुका हूं। समझ में आएगा? ये बात भी अपन पहले कर चुके हैं। तो यानी बस एक को किसी तरीके से आपको बाइसेक्टर प्रूव करना है। मैं नॉर्मल को प्रूव कर रहा हूं, और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये बाइसेक्टर है मेरे भाई, है ना, ध्यान सुनना, तो हम लोग इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए, आप एन मान लीजिए। तो अगर ये पीएन जो कि नॉर्मल है, अगर ये बाइसेक्टर है, यहां 90 डिग्री टेंजेंट नॉर्मल के बीच में, है ना, तो हम लोग बोले क्या कि अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलेगा कि भाई PF2
अपॉन PF1 हैज टू बी F2n अपॉन F1n। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इस चीज को कहेगा? क्योंकि अगर कोई बोलता है कि सर नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इफ दिस इज द बाइसेक्टर देन PF2 अपॉन PF1 इज F2n अपॉन F1n एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको बाइसेक्टर भी डिक्लेयर कर देंगे। और ये जैसे ही बाइसेक्टर हुआ तो टेंजेंट सिंस 90 डिग्री पे होगा तो टेंजेंट को तो बाइसेक्ट करना ही पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो चलिए पहले इसको प्रूव करके देखते हैं। तो LHS is PF2 upon PF1. How we calculate PF2 and PF1? इसका फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने। तो ये पॉइंट है अगर x1 y1 P वाला, ये जो पॉइंट P है ये है अगर x1 y1, तो PF2 उधर वाले फोकस से डिस्टेंस होता है मेरे भाई a प्लस EX1 और PF1 होता है a माइनस EX1, यानी कि LHS इज a प्लस EX1 अपॉन a माइनस EX1। अब चलिए RHS की तरफ चलते हैं। That is F2n upon F1n, है ना, F2n upon F1n। ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम इस नॉर्मल को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं नॉर्मल को बच्चों? a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b, ये सब बतला दिया मैंने, b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमें n निकालना है, तो n निकालना है तो y को 0 रख दो। तो y को जैसे ही 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर कट गया, e स्क्वायर x1, यानी n का कोऑर्डिनेट आ गया e स्क्वायर x1 कॉमा 0। यस और नो? हमने कैसे निकाला n का कोऑर्डिनेट? क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो हमने नॉर्मल लिखा खटाखट 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 और इसमें y को रख दिया 0। y को जैसे ही 0 रखा अपने पास x इक्वल टू क्या आ गया? e स्क्वायर x1। f1 की वैल्यू क्या है? ae कॉमा 0, है ना, और f2 क्या है? माइनस ae कॉमा 0। चलिए f2n निकालते हैं। f2n निकालोगे तो दिस इज गोइंग टू बी e स्क्वायर x1 एंड माइनस माइनस प्लस ae, है ना, e स्क्वायर x1 और माइनस माइनस प्लस ए, और इधर से कितना आएगा? F1n e ae माइनस e स्क्वायर x1। F1n जो कि ये डिस्टेंस है, ये कैसे आएगा? ae माइनस e स्क्वायर x1। देख लो ऊपर नीचे से e कट गया, तो क्या ये दिख रहा है कि ऊपर बनेगा a प्लस e x1 और नीचे बनेगा a माइनस e x1। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू PF2 अपॉन PF1। और अगर ऐसा है ना, ये इसके बराबर है, अगर ऐसा है ये दोनों रेशियोज बराबर प्रूव कर दिया तो बहुत ऑब्वियस है कि जो नॉर्मल है वो बाइसेक्टर हो गया। नॉर्मल बाइसेक्टर हो गया तो टेंजेंट को भी बाइसेक्टर होना पड़ेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं ना, इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं कि हम लोग ने बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंस ऑफ P, यहां तक हो गया, है ना। इसके बाद क्या कहता है कि दिस रेफर्स टू द वेल नोन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स। दिस रेफर्स टू द वेल नोन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स व्हिच स्टेट्स दैट rays from one focus are reflected through other focus and vice versa। तो इससे हमारे पास एलिप्स का एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ रहा है कि रेज फ्रॉम वन फोकस पासेस थ्रू द अदर फोकस एंड वाइस वर्सा, मतलब रेज फ्रॉम अदर फोकस पासेस थ्रू द फर्स्ट फोकस। कहने का मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं ना कुल मिला के। जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपने रख दिया एक पॉइंट सोर्स दोस्त, है ना, मान लो F2 पे आपने एक पॉइंट सोर्स रख दिया जहां से लाइट निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है। तो F2 पे अगर एक पॉइंट सोर्स है और वहां से मान लो ये लाइट निकली, है ना, ये लाइट निकली 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 और ये जाके इस मिरर पे स्ट्राइक करेगा, एलिप्टिकल मिरर पे। तो जब इस एलिप्टिकल मिरर पे स्ट्राइक करेगा मेरे भाई, तो यहां पे फॉलो करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कि अगर यहां पे आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, यहां से अगर लाइट निकलती है और यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस एलिप्टिकल मिरर दिस विल कम आउट थ्रू द अदर फोकस, मतलब ये इधर की साइड आ जाएगा, ये इधर की साइड आ जाएगा। कोई बोले सर इसके आगे फर्दर, इसके आगे फर्दर मान लो कि ये जाके फिर यहां स्ट्राइक करता है। अगर ये फर्दर यहां स्ट्राइक करता है तो फिर से ये इस एलिप्टिकल मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब फिर से इस फोकस के थ्रू आएगा, यहां पे फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, तो यहां का टेंजेंट नॉर्मल भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो फिर ये निकल जाएगा इस वाले फोकस की तरफ से। एंड आफ्टर एवरी रिफ्लेक्शन यू विल सी कि एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ कम होता जा रहा है।
आप देख सकते हो कि यहां से फिर से निकलेगा, फिर इस फोकस से जाएगा, फिर यहां से जब निकलेगा यहां से टकराता हुआ फिर इधर आएगा, है ना। ये आफ्टर 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 इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन आपको क्या समझ में आया? आफ्टर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन क्या हो रहा होगा आप बताओ? तो कि आफ्टर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ या मेजर एक्सिस के साथ इसका एंगल कम होता जा रहा है, फिर से रिफ्लेक्ट करेगा इधर, 2-3 में हालत खराब हो रही है, यानी कि आफ्टर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द मेजर एक्सिस या फिर अलोंग द मेजर एक्सिस, अलोंग द मेजर एक्सिस। क्लियर है क्या सबको ये बात? होमवर्क में कुछ डाउट हो तो बतला दीजिएगा, मुझे लगता है मैंने एक्सरसाइज 1 दिया था एलिप्स में होमवर्क, एलिप्स एक्सरसाइज 1 होमवर्क में कुछ डाउट हो तो फटाफट से बतला दीजिए, ठीक है। तो 7 एंड 19 है। उसके पहले मैं बतला देता हूं कि ये जो अपलोड किया है ना बाकी के पॉइंट्स, इनको भी आपको प्रूव करके देखना एक बार एज अ होमवर्क, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, इसको जरूर देख लीजिएगा करके। बाकी अभी हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ डाउट्स भी है बच्चों के। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 19। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 में 1 से 15 भी आपका अगला होमवर्क होगा, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। 7 तो मेरे ख्याल से क्लास में बतलाया हुआ, इसका मतलब आपने क्लास नहीं देखी है। इमेजिन दैट यू हैव टू थंबटैक्स प्लेस एट 2 पॉइंट्स, यही बतलाया था फोकस की तरह, है ना, ये क्लास में बताया हुआ है। जब मैंने इसे डिफाइन किया था, इफ द एंड्स ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग आर फास्टेंड टू द थंबटैक्स एंड द स्ट्रिंग इज ड्रॉन टॉट बाय ए पेंसिल, जो कि मैंने बताया था कि एक थ्रेड ले लीजिए और थ्रेड में कुछ टेंशन वेंशन देकर इस तरीके से उसको कर दीजिए और फिर इसको घुमाइएगा तो एक एलिप्स बनता है ना। The path traced by the pencil is ellipse. The best way to maximize the area surrounded by the ellipse with a fixed length of string occurs when, तो मैक्सिमम एरिया कब होता है? जब वो सर्कल बन जाएगा। और सर्कल कब बनेगा? जब ए और बी बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। मैंने बताया था कि E approaches 0. The 2 points A and B have the maximum distance between them. That is wrong. 2 points A and B coincide. बिल्कुल सही है। A and B are placed vertically. Wrong. The area is always same regardless of the location of A and B. This is wrong, है ना? क्योंकि हम लोग पाई ए बी में ए और बी डिफर करेगा तो चेंज हो जाएगी, तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट्स ए एंड बी विल कोइंसाइड, है ना। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, क्लास इलस्ट्रेशन था ये। तो 19 19 में देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, अभी ये एसओटी का सवाल ना हो, बस मुझे डर इसी बात का है ना। इफ पी इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो P कोई पॉइंट है एलिप्स पे और इसके फोकस है वही S1 S2 इस बार कह रहा है ना, S1 S2 कह रहा है और एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है हाफ। तो एक्सेंट्रिसिटी हाफ दी हुई है, तो ये वाला जो लेंथ होता है 2AE, दिस इज गोइंग टू बी 2A इंटू हाफ, मतलब A के बराबर आ गया ये लेंथ, है ना। और ये वाली चीज हमने बतलाई थी कि कितनी होती है, A माइनस EX1, और ये वाली चीज क्या होती है, A प्लस EX1, है ना। तो यानी ये जो साइड्स हैं, है ना, ये जो साइड्स हैं ये आपके मेरे ख्याल से AP में है ना, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं ना कि P S1 P S1 S2 एंड what S2P, ये तीनों एपी में होगा। क्यों एपी में होगा बॉस, समझना, क्योंकि हम लोग बोले ना कि ये a माइनस EX1 और a प्लस EX1 इनका सम होता है 2a, यानी कि 2 टाइम्स द मिडिल टर्म। तो अगर आपको यहां बोला हुआ है ना कि P S1 S2 इज अल्फा, है ना, P S2 S1 इज बीटा और ये गामा, तो ये वही ट्रायंगल वाली बात होगी, कॉट A/2 कॉट B/2 कॉट C/2 पूछ रहा था, तो जो मैंने कहा था वही चीज है। बस यहाँ पे कॉट अल्फा/2 जैसे होता था ना, इसको A मान लो ना, ज्यादा बेटर है, इसको B मान लो और इसको C, है ना, या उल्टा कर लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो याद कीजिए कॉट A/2 क्या होता था,
है ना। cot a/2 मुझे लगता था कि tan a/2 हो जाता था s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, ये था शायद। cot b/2 कितना आ जाता था, ये अब SOT है ना, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और cot c/2 हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। तो ये मेरे ख्याल से एपी में है, देख लो आप। अगर एबीसी एपी में है ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अगर ये ए है तो ये स्मॉल ए हो गया, ये वाली चीज हो जाएगी आपकी बी, और ये वाली चीज हो जाएगी आपकी सी, क्योंकि मैंने इसको एंगल एबीसी माना है। तो बेसिकली मैंने इस पॉइंट को ए मान लिया है, इस पॉइंट को बी मान लिया है, इस पॉइंट को सी मान लिया है ऐसे। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आप देख सकते हो कि स्मॉल एबीसी यानी एपी, जैसा कि मैंने भी आपको बतलाया, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा उल्टा है, उल्टा है, इसीलिए वहां cot α/2 cot, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। देखो ना यहाँ s अपॉन डेल्टा कट जाएगा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s कट जाएगा, माइनस कट जाएगा। तो जो एपी में होगा है ना, अगर एबीसी साइड्स एपी में है तो cot a/2 cot b/2 cot c/2 एपी में होगा। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो कौन कौन से एपी में, a माइनस ex1, a और a प्लस ex1, मतलब cot ऑफ है ना, cot ऑफ β/2 बोल लो, या पहले cot ऑफ α/2 बोल लो, फिर cot ऑफ γ/2 एंड cot β/2, दिस मस्ट बी एपी। क्लियर है क्या? मतलब कुल मिला के आप समझ लो, थोड़े से नोटेशंस के इश्यूज हैं, बाकी मेरे ख्याल से एपी में होगा, ये कन्विंस हो गए होंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क में हमारा क्या रहेगा, होमवर्क ये जो स्लाइड्स वाले सवाल हैं वो एक तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स वाले, और एक्सरसाइज 2 में 1 to 15, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर एलिप्स, और उसके बाद फिर उसकी अगली क्लास से हम हाइपरबोला चालू करेंगे, है ना। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही तक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।